हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, म्यूचुअल फंड्स चैप्टर जो है हमारा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो आप पहले ही कर चुके हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। और आप मान लीजिए फ्री के नंबर है, फ्री के बिल्कुल सिंपल से 2-3 फॉर्मूले हैं, 2-3 स्टेप्स हैं, बट वो आपने समझने हैं और वो प्रैक्टिकली भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हम जैसे डिस्कस किया हुआ है हमने म्यूचुअल फंड चैप्टर में कि हम इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं सिप के जरिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। आप नहीं करते, आपके घर में कोई ना कोई करता होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो कहने का भाव क्या है कि 2-3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता लगता है कि हाँ भी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है किस तरीके से होती है। एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने देखा हुआ है थ्योरेटिकल चैप्टर में, ठीक है, और जो हमने चैप्टर कवर किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल। फ्रंट एंड लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, ठीक है, वो सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ बेटा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है एनएवी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? एनएवी। ठीक है, एनएवी क्या चीज़ है बताता हूँ आपको मैं। एनएवी क्या होती है बेटा? एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, एनएवी क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ये यूनिट की होती है, यूनिट की। जैसे आपको पता ही है आप कि कंपनीज में क्या होते हैं, हम खरीदते हैं जो, तो कंपनीज में होते हैं शेयर्स। कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। और म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं बेटा? यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें एनएवी निकालनी होती है यूनिट वाइज, हर एक यूनिट की वैल्यू। जैसे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो मंथली मेरी किस्त जाती है, मंथली इन्वेस्टमेंट होती है सिप में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। ठीक है, तो सिप में क्या रहता है कि मंथली पैसे जा रहे होते हैं। अब मेरी जो इंस्टॉलमेंट होती है सिप की, वो आती है 25 को, हर महीने की 25 तारीख को। तो मुझे जो एनएवी होती है 25 तारीख की, उस पर मुझे वो पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट उस रेट पे होती है। ठीक है, मान लो उस टाइम मार्केट ऊपर है, 25 तारीख को मार्केट ऊपर है, ठीक है, एनएवी ज़्यादा है या नहीं मान लीजिए, तो मुझे एनएवी ज़्यादा पे क्या है, वो जो यूनिट्स हैं मिलेंगे। एनएवी कम है तो कम पे मिल जाएंगे। तो यानी कि कभी महंगा मिला, कभी सस्ता मिला, कभी बहुत सस्ता मिला, कभी बहुत महंगा मिला, तो उसकी एक एवरेजिंग कॉस्ट बनती रहती है। तो मार्केट ऊपर जाती रहती जाती रहती जाती रहती है, तो वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट क्या है, सरप्लस हो जाती है। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एनएवी पे हो रही होती है, नेट एसेट वैल्यू, उस पर्टिकुलर डे की जो एनएवी होती है। अब हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं बहुत आसान है। एनएवी कैसे निकाली जाती है? देखो एनएवी क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिस म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में हम पैसा लगा रहे हैं उसकी टोटल एसेट्स कितनी है, वो कैसे निकलती है। अब देखो जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा कहाँ लगाता है? आगे कंपनीज में। ठीक है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उठाएंगे पहले हम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम में हमने पैसा लगा रखा है, उस स्कीम की हम क्या निकाल रहे हैं? एनएवी, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो स्कीम ने जो भी पैसा लगा रखा है आगे कंपनीज में, कंपनी के जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है पहले वो उठा लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड की स्कीम में जो भी कैश पड़ा हुआ है, अभी इन्वेस्ट नहीं किया, कैश है, कोई कैश इक्वलेंट है, ठीक है, बैंक बैलेंस है मान लीजिए कोई, वो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, वो सब आ जाएंगी। जो करंट एसेट्स कोई होती हैं, किसी लेना है कुछ, माइनस जो उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो भी करंट लायबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का जैसे जैसे वर्कर की कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है कोई, ठीक है, ड्यूज़ खड़े हुए हैं, उनकी करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर अगर किसी एनएवी जो है, किसी म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की एनएवी निकालनी है, तो हम देखेंगे उस म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, उन्होंने टोटल जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट में, उसकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या है, प्लस इस म्यूचुअल फंड के पास क्या कैश या कैश इक्वलेंट्स हैं वो सब, प्लस जो अदर एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स होंगी अदर उसके अलावा, ठीक है, जैसे किससे पैसे लेने हैं मान लीजिए, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये सब माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी? एनएवी पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, यही दिमाग में लेके चलना है और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है,
एक दो पॉइंट्स और भी हैं, एक दो फॉर्मूलाज और भी हैं, वो अभी करेंगे। पहले हमें जितने भी एनएवी वाले क्वेश्चन से पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आया कब था? दिसंबर 2023 में आया था, 5 मार्क्स का। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहले आपको करना क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 मिनट समझना भी, पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। ईडलवीज म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। अब एक ईडलवीज नाम का एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने उनका जो पोर्टफोलियो यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। प्राइस कितना है? इतना पर शेयर हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही टाटा के, सुजलोन के, विप्रो के, रिचर्ड, ये सब शेयर्स खरीद रखे हैं। उसके हम क्या निकाल लेंगे? मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, प्राइस जो चल रहा है इतना, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेटर है वो लेके जाना है, ठीक है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के जो एग्ज़ाम है, आपके पेपर है, उसमें आपने कैलकुलेटर लेके जाना है। ये नहीं सोचना कि थ्योरेटिकल पेपर है और हम कैलसी लेके नहीं जा रहे, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है जी। तो आपने क्या ये निकाल लेनी है, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो निकाल लेनी है। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो सब निकल के आ जाएगी आपकी। फिर कहते हैं कि फंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी बोरोड मनी। तो उधार पे कुछ नहीं ले रखा, अगर ले रखा होता वो लायबिलिटीज में माइनस हो जाता। बट इट्स अक्रूड मैनेजमेंट फी विद द पोर्टफोलियो मैनेजर इज 25 लाख। पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनके 25 लाख देने हैं इन्होंने, ठीक है, देने हैं, अक्रूड फीस है इनकी। और कोई बोरोड मनी नहीं है, उधार पे कुछ नहीं ले रखा, बट जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसके 25 लाख देने हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग जो है इतने हैं। आप समझ ही गए, टोटल वैल्यू उसके निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करके एक एक करके मल्टीप्लाई करते गए, ये सब वैल्यू निकलती गई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इतनी निकल के आ गई, ठीक है। इतनी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगी। अब माइनस कर देंगे इसमें से कितना, 25 लाख जो देनदारी है पोर्टफोलियो मैनेजर की, और डिवाइड बाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, प्लस माइनस 25 लाख जो पोर्टफोलियो मैनेजर की फीस देनी है, डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। अब आपकी निकल के आ गई NAV 12 रुपये 415 पर यूनिट, ठीक है। समझ के, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। एक आपने देखना है कि मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, ठीक है, प्लस जो हमारी करंट एसेट्स वगैरह हैं, किसी से कुछ लेना है, माइनस जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये निकल आएगी NAV पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में था क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस थी बेसिकली, आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन पता है, यू कैन डू एनी क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए आप? ये दिसंबर 2023 का मैंने जितने भी आपके ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार तो कॉपी हो जाती है, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, इसको रुकिए अभी, ठीक है। दक्ष एक्सप्लेनिंग टू इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक प्लान, तो 2 मिनट रुकिए, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन सिंपल एक, कंसीडर ए म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक क्वेश्चन स्किप किया, उसके अगले पे आ रहा हूँ, वो करेंगे अभी, ठीक है। कंसीडर ए म्यूचुअल फंड दैट मैनेजेस ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज वर्थ ₹240 मिलियन। तो एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, एक म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो है, हमने आगे इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, ठीक है, 240 का, 240 मिलियन। मिलियन में क्या होता है? 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो इतनी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा मिलियन में दिया हुआ है, तो आंसर भी हम मिलियन में निकाल देंगे, ठीक है। तो 240 मिलियन ये क्या है, उसको अगर आप टोटल निकालना चाहते हो तो 240 इंटू 10 लाख कर सकते हो आप, ठीक है। इतनी कोई जरूरत नहीं है इसकी करने की, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट रुपीज़ में निकल आएगा। तो 240 मिलियन की इनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। और देनदारी कितनी है? सपोज द फंड ओज 8 मिलियन टू इट्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है, एंड ओज अनदर 2 मिलियन फॉर वेजेस। तो 8 मिलियन एक देना है, 2 मिलियन एक देना है, ठीक है। अब ये निकल आएगा आपका 230 मिलियन, ठीक है, 230 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5 मिलियन, ठीक है। तो आप करेंगे ये आ गया आपका 46, ठीक है, हाँ जी। तो 46 का क्या आ जाएगा आपका? NAV आ जाएगी पर यूनिट, सिंपल हो गया, ठीक है। कि कैलकुलेशन देख लो, उन्होंने पूछा क्या क्या, पहले ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय NAV। अब नेट एसेट वैल्यू होती क्या है वो बताना है, ये क्या होता है कि पर यूनिट के हिसाब से निकाली जाती है, उसका जो फॉर्मूला है वो बता देना आपने, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय NAV, ठीक है। NAV जितनी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको पता लगता है कि हाँ भाई देखो
आपने मान लो 10 लाख की आज इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको पता है कि आज एनएवी कितनी है, 46 की है मान लो, ठीक है। और 2 साल बाद आप देखते हो कि एनएवी कितनी रहेगी, 36, मतलब साफ दिख रहा है कि नेगेटिव हो गया इतने परसेंट, ठीक है। तो एनएवी से पता लगता है कि यहाँ भी ये वैल्यू कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। एनएवी से ही पता लग पाता है कि ये स्कीम की वैल्यू कितनी ऊपर गई है कितनी नीचे गई है, ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय एनएवी। इन सिंपल वर्ड्स, एनएवी इज मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्कीम, ठीक है। यानी ये नेट है, नेट। एनएवी क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, वो पर एक तरह की नेटिंग करते हैं कि हाँ भी अगर कोई करंट एसेट्स वगैरह हैं प्लस हो जाती हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है, माइनस जो लिबिलिटीज है करंट वो माइनस हो जाती हैं, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, बिल्कुल पता ही है। तो हमारे दो ही तो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम डायरेक्टली लगाते हैं पैसा, एक होता है कि हम डायरेक्टली ना लगा के हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड जो है आगे जो पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है कि आगे जो कंपनीज हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, सिंस द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज चेंजेस एवरी डे। एनएवी ऑफ स्कीम भी क्या है, हर डेली चेंज होती रहती है। आप डेली उठा के देख लो, डेली आप अगर आप लगाते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में फिर तो आपको पता ही होगा, नहीं लगाते देखो जैसे जैसे मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होगी तो जो शेयर्स की वैल्यू अप डाउन होती है। अब जो म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगा रखा होता है, कंपनी के शेयर्स में, तो ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो भी अप डाउन होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कि जो एनएवी है वो डेली बेसिस पे क्या है, अप डाउन होती रहती है, क्योंकि डेली बेसिस पे अप डाउन बेटा होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा है इन लोगों ने, एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है, वो हमें पता ही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो लेने हैं पैसे, करंट एसेट्स वगैरह हैं, माइनस कुछ देने हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज हैं, कुछ अक्रूवल्स हैं, वो सब, ठीक है, देनदारियां जो है। एनएवी पर यूनिट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन एनी पर्टिकुलर डेट, ठीक है। एनएवी क्या चीज़ है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेट एसेट ऑफ द स्कीम जो है वो डिवाइड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट्स, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो एक बार, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो समझाया था, प्लस जो लेने हैं पैसे करंट एसेट्स, यानी उसमें क्या आ जाएगा, कुछ कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो आ जाएंगे, रिसीवेबल्स हैं किसी से लेने हैं, अदर कुछ अक्रूड इनकम है, ठीक, ठीक है। जैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो डिविडेंड लेना है म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, तो अक्रूड इनकम्स हो गई, प्लस कोई अदर एसेट्स हैं, माइनस कुछ देनदारियाँ खड़ी हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, या कुछ अदर पेबल्स हैं या अदर लिबिलिटीज़ हैं, वो सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी, प्लस जो एसेट्स हैं करंट एसेट्स वगैरह हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कुछ अक्रूड इनकम्स हैं, कुछ लेने हैं अलग से, माइनस जो है करंट लिबिलिटीज़ हैं, देनदारियाँ हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर की फ़ीस होगी, ठीक है, तो ऐसा। तो ये हमने निकाल चुके हैं ये, ठीक है। 240 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, माइनस जो देनदारी थी, ठीक है, वो सब माइनस कर दी, डिवाइड बाई कर दिया हमने नंबर ऑफ यूनिट्स, तो क्या निकल गई, एनएवी पर यूनिट, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, दिसंबर 23 का न्यू सिलेबस जो है, ठीक है, उसमें था ये 2 + 2 + 1, यानी कि पहला जो था पॉइंट 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ग्रो इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए म्यूचुअल फंड स्कीम विद द नेम जीआई इक्विटी मल्टी कैप स्कीम विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब टोटल साइज जो है स्कीम का वो कितना है, 200 लाख है, फेस वैल्यू कितनी है यूनिट्स की, 20, ठीक है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 20 लाख, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 360 लाख, अक्रूड इनकम जो लेने हैं पैसे 2 लाख, रिसीवेबल जो लेने हैं पैसे, ठीक है, 2 लाख, लिबिलिटीज 1 लाख, अक्रूड एक्सपेंसेस 1 लाख। अब समझ ही रहे हैं, तो पहले क्या है ये सब देखना है हमें, मार्केट वैल्यू 360, ठीक है, अक्रूड इनकम प्लस हो जाएगी, रिसीवेबल प्लस हो जाएगा, लिबिलिटीज माइनस हो जाएगी, अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 360 में आप प्लस करोगे 4, ये आपका 364 हो जाएगा, माइनस करोगे 2, ये 362 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कितने हैं 20, तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है,
तो आपका ये निकल के कितना आ जाएगा, 362 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 362 डिवाइड बाई 20, ये निकल के आपका आ जाएगा बेटा 18.10 पैसे। ठीक है, 18 रुपीज़ 10 पैसा क्या निकल के आएगा आपका NAV। ठीक है, ये देखो सिंपल, आपको समझ आ रहा है। अब पूछा क्या इन लोगों ने, व्हाट डू यू मीन बाय NAV, ये भी हम करके आए थे सेम वही थर्टिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो NAV का मतलब क्या है कि ये डेली बेस पे चेंज होती है। एक तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि ये फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से कैलकुलेट होती है और डेली चेंज होती रहती है। ठीक है, उस व्हाट डू यू मीन बाय NAV सारी कहानी वही, किसी परफॉर्मेंस जो है किसी म्यूचुअल फंड की, वो पता कहाँ से लगती है, उस स्कीम की NAV से। उस पर्टिकुलर स्कीम की जो NAV है उससे क्या है कि म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो पता लगती है। इन सिंपल वर्ड्स, NAV इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्कीम। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट द मनी collected from the investors in securities market. Since the market value of securities changes every day, NAV of the scheme also change, सेम वही बात आ गई। ठीक है, तो NAV हमने निकाल ली यहाँ पे सारी। नेक्स्ट पूछा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, एक्सपेंस रेशो। ये आपकी बहुत मतलब की चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेंस रेशो वाली बात। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी सीनियर के जरिए, अपने किसी सीनियर के जरिए इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में। ठीक है, मुझे पता नहीं था उस टाइम कि यहाँ पे मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो वहाँ पे सिप लगाई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो सिप लगाई, ठीक है, तो सिप कैसे लगाई वो सिप मैंने लगाई कैसे, ठीक है, मंथली मंथली सिप लगा दी मैंने। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब होता क्या है, जैसे वहाँ पे एक स्कीम थी कोटक एमर्जिंग, कोटक एमर्जिंग। ठीक है, म्यूचुअल फंड ऐसी स्कीम थी। ठीक है, इक्विटी फंड स्कीम हो गया। तो वहाँ पे मैंने जिसके जरिए लगाई, ठीक है, मैंने तो लगाई किसी ब्रोकर के जरिए, जो एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक तो होती है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कोटक है। ठीक है, कोटक क्या है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। अब उसके आगे जैसे NJ है, NJ वेल्थ। ठीक है, ये आगे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब इनके आगे से आगे एजेंट्स होते हैं, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, कोटक है। अब NJ वेल्थ क्या है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, उसके आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसके जरिए मैंने लगाया, जो आपको भी मिलते होंगे गली मोहल्लों में। ठीक है, तो वो क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो है कि हम सीधा AMC के पास चले जाएं, उनको कहें कि हमें पैसा लगाना है, सिप लगानी है, मंथली पैसा लगाना है। दूसरा होता है कि हम किसके पास जाएं, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मोर देन 90% जो पर्सन है वो जाते हैं किसके पास हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। उनको तो होता है कि म्यूचुअल फंड में लगाना भी, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो किसके पास जाएंगे, सीधा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जमीन आसमान का फर्क होता है इसमें, क्या होता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगाया, बट उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया किसी के जरिए, डायरेक्टली लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप कोटक अमेजिंग का लिखोगे, इक्विटी फंड एक्सपेंस रेशो। ठीक है, एक्सपेंस रेशो आप देखोगे तो निकल के आती है, ये देखो 1.47 है। ये आप अगर, ठीक है, मई 13 2024 की दिखा रहा है ये, उस समय की ये जो एक्सपेंस रेशो है ये कितनी है। ठीक है, अगर आप किसी लगाते हो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए तो 1.47%, अगर डायरेक्टली लगाते हो तो जस्ट 0.38%। तो इतना जमीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक्सपेंस रेशो होती क्या है, अब आप देखो, मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ एक बार आपको रिपीट करके। तो एक तो है जो सीधा AMC के पास चला गया, एक क्या बेटा, सीधा जो AMC के पास चला गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चला गया, जो म्यूचुअल फंड की AMC के पास, तो वो तो केवल दे रहा है कितनी, एक्सपेंस रेशो 0.38%। और जो चला गया किसके पास, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो दे रहा है 1.47%। तो ये तो वन टाइम है, ये वन टाइम नहीं होता, हर साल लगता है। ठीक है, ये हर साल की फीस है बेटा, हर साल लगेगी। मान लो आज मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, मैंने कहा 20 साल बाद निकलवाऊंगा। एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में मैंने डायरेक्ट पैसे लगा दिए, ठीक है, तो मैंने कहा भी आई विल विड्रॉ दिस अमाउंट फॉर आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद निकलवाऊंगा। ठीक है, तो 10 लाख क्या है कि अब मैं 20 साल बाद निकलवाऊंगा। उसमें क्या होगा, अब अगर मैंने पैसा लगाया है डायरेक्ट,
तो मेरे साल का कितना कटा, इस साल का 0.38%। स्टार्टिंग में कट गया 10 लाख जब लगाया मैंने। फिर साल बाद जब एनएवी मान लो बढ़ के ये कितनी होगी, ये 12 लाख हो गई, तो 12 लाख पे फिर लगेगा 0.38%, ऐसा। ठीक है। तो ये जो एनएवी होती है ना, जो जो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उस पर लगता है ये। ठीक है। तो उस पर क्या है कि ये एक्सपेंस रेशो चार्ज की जाती है। अब अगर मैंने स्कीम किसके जरिए खरीदी है, किसी सब डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, तो फिर मुझे पैसे कितना लग रहे हैं यहाँ, 1.47%। तो हर साल क्या है कि, यानी कि स्टार्टिंग में कितना लगा, 10 लाख के ऊपर 1.47%। तो जहाँ 10 लाख पे मुझे कमीशन जानी थी 3800, वहाँ गई मेरी 11,400 के करीब चलेगी। ठीक है। तो ऐसा, तो ये हर साल लग रही है, और हर साल 10 लाख पे नहीं। मान लो आपकी वैल्यू अगले साल 12 लाख होगी तो 12 लाख पे, अगले साल 18 लाख होगी तो 18 लाख पे, बाद में घटेगी 12 लाख तो फिर 12 लाख पे। तो आपकी वैल्यू घटे या बढ़े कोई मतलब नहीं है, बट एजेंट्स को कमीशन जाएगी जाएगी। तो आपने कमाया या नहीं कमाया दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है कि एजेंट कमाए। ठीक है। तो एक्सपेंस रेशो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है जब व्हेन यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट स्कीम में लगाइए। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट स्कीम में लगाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता, हमें तो ये पता ही नहीं है कि डायरेक्ट कैसे लगाना है, हमें ये पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट स्कीम में कैसे लगाना है। तो हम जाते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है। आप बताइए, देखो आप इतना मेहनत हम अगर पैसा कमाने में लगाते हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें इस काम में भी लगानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने पे। तो अगर आप 15-20 दिन थोड़ा सा एक एक घंटा 2-2 घंटा डेली निकाल लें कि कौन सी स्कीम्स अच्छी हैं, कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको यूट्यूब पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप पूरा नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा लगाएं थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, लाखों रुपए बच सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, आपको ये समझ आया कहानी, आगे से समझ। तो इस तरीके से क्या है कि यू कैन सेव ए लॉट इफ़ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली। एक्सपेंस रेशो क्या होती है, एक्सपेंस रेशो क्या होती है, जो आपकी ये जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, उस पर ये पैसे कटते हैं। इसमें फ़ीस किसकी होती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके चार्जेस हो गए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी फ़ीस इंक्लूड होगी, सब डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी फ़ीस होगी। उसके अलावा जो एमसी के खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे वो शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफ़र एजेंट हैं उनकी कोई फ़ीस हो गई। ठीक है। तो जो भी उनके खर्चे होते हैं वो सारे, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो, एक्सपेंस रेशो में आता क्या क्या है, किस किस बात के ये पैसे चार्ज कर रहे हैं एक्सपेंस रेशो में। ठीक है। फीस पेड टू सर्विस प्रोवाइडर लाइक ट्रस्टीज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ठीक है। ट्रांसफर एजेंट्स, कस्टोडियन, ऑडिटर। ठीक है। जो जो भी फीस पे की जा रही है, जो भी बेटा क्या है फीस पे की जा रही है, जो भी क्या है फीस पे की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर्स को, लाइक ट्रस्टीज हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, कस्टोडियन हैं, ऑडिटर हैं। ठीक है। जो ऑडिट कर रहे हैं उनकी फ़ीस हो गई, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं जिनके जरिए शेयर्स खरीदे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं। ठीक है। ये एसेट मैनेजमेंट, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC AMC है, कोटक AMC है, उनकी अपनी फ़ीस होगी। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने बताया, ठीक है, उनकी फ़ीस हो गई। देखो यही चीज़ है ना, अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे तो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपने वो जो डिस्ट्रीब्यूटर की 1-1.5% साल की, हर साल की है ये, तो मान लीजिए अगर हर साल आपको 1-1% भी एक्स्ट्रा देना पड़े, ये भी नहीं कि जो कमाया है उस पर टोटल वैल्यू, मान लो 10 लाख आपने लगाया स्टार्टिंग में, साल के एंड में 10 लाख ही रह गया, तो 10 लाख स्टार्टिंग में लग गया, फिर 10 लाख अगले साल भी लग गया। ठीक है। तो कहाँ आपका वो 0.38% में खर्चा पड़ना था, कहाँ आपके 1.47% है। आपने कमाया नहीं कमाया, पर डिस्ट्रीब्यूटर मोटा कमाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे कमीशन, अब तो बहुत बहुत फिर भी लिमिटेड कर दी गई है, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर ये सोच के इन्वेस्ट करें कि मुझे जल्दी जल्दी पैसे बनाने हैं 2-4 साल के अंदर, फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटे पैसे बने, बहुत अच्छे पैसे बने, ठीक है, तो आपको चाहिए कि महीने का जितना भी जो हो सकता है, 1,000 रुपया, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जितना भी धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो करो। बल्क में आ गया तो मार्केट डाउन है, उस टाइम कर सकते हो, NAV से कम है यानी जिस समय। ठीक है। उसके अलावा अदर सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बिल्कुल एडवर्टीजमेंट भी करते हैं ये। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, अकाउंट स्टेटमेंट्स, डिविडेंड, सब खर्चे होते हैं। ठीक है। डिविडेंड रिडम्पशन चेक्स हो गया, वारंट्स है, लिस्टिंग फीस है, डिपोजिटरी फीस है, सर्विस टैक्स है। ठीक है। हर एक स्कीम जो होती है लिस्ट होती है। ठीक है। जैसे आप क्या है कि जिस टाइम मर्जी एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है, डिपॉजिटरी फीस है, ठीक है जी, जिससे क्या है कि आपके यूनिट जो हैं वो डीमेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सर्विस टैक्स, आजकल जीएसटी हो गया इसकी जगह पे, ठीक है जी। तो ये क्या है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, इसमें जो आप फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, एएमसी चार्जेस हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस हैं इसमें, ठीक है, स्टार एंड ट्रांसफर एजेंट की फ़ीस है इसमें जो, ठीक है, उसके अलावा ऑडिटर की फ़ीस आ गई आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे खर्चे क्या हैं कि एक्सपेंस रेशियो में आते हैं, तो एक फिक्स कर देते हैं कि हाँ भी इतने % आपके कटेंगे कटेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली एएमसी से खरीदते हैं और दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं स्कीम को, तो सेम ही स्कीम में आपका पैसा जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ आपने देख ही लिया कहाँ पे कितना था, ठीक है, पर एनम जो खर्चा कटना था 0.38% और कहाँ कट रहा था 1.47%। तो यही दिमाग लगाने वाली बात होती है व्हेन यू इन्वेस्ट, ठीक है। अब एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी नए सिलेबस में आया था दिसंबर 23 में, न्यू सिलेबस में 5 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं एन इन्वेस्टर बाय यूनिट्स इन ए म्यूचुअल फंड, एन इन्वेस्टर बाय यूनिट्स इन ए म्यूचुअल फंड फॉर ₹400, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फंड डिस्ट्रीब्यूट्स ए डिविडेंड ऑफ ₹11.20। लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन द नेट NAV ऑफ शेयर्स इज ₹468.80। व्हाट वुड बी द इन्वेस्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि देखो, जब आपने यूनिट्स बाई किया तो कितने का था वो, 400 का, ठीक है। और जो फंड है उसने डिविडेंड भी दिया आपको कितने रुपए का, ₹11.20 का, आपको ₹11.20 मिले भी हैं साथ में। और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द NAV जो कितनी है, ₹468.80, और 400 लगाया था, NAV कितनी बढ़ के हो गई है, ₹468.80। यानी आपने 400 लगाया, ₹11.20 पहले ले चुके हैं, और जो NAV है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, ₹68.80। तो ये तो होगी आपकी टोटल रिटर्न। ₹11.20 you have already received in the form of dividend, and there has been an appreciation in your investment. NAV जो है that is increased from 400 to ₹468.80, ठीक है। तो ₹68.80 की आपकी क्या इंक्रीमेंट है, वैल्यू अप्रिसिएशन है, कैपिटल अप्रिसिएशन है। डिवाइड बाय लगाया कितना था आपने, 400 इंटू करोगे 100, तो आपकी ये परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगी 20%, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कितना हो गया, ₹80 ये हो गया, डिवाइड बाय 400, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आपका 20% क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, यही पूछा था कि आपकी जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कितनी है, आपकी जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कितनी है, वो आपने देख लिया, ठीक है, कि डिविडेंड इतना मिला, ठीक है, डिविडेंड इतना मिला, और प्लस क्या है, इतनी कैपिटल अप्रिसिएशन होगी NAV में। देखो, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है दो तरह की होती हैं, एक तो होती है ग्रोथ वाली, ठीक है, एक होती है कि आप साथ में डिविडेंड लेते रहें, एक डिविडेंड वाली, ठीक है। तो ग्रोथ में तो क्या है कि जो भी आपने पैसा लगाया है, ठीक है, वो आगे से आगे इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है, वो आपको बीच में कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ भी पे नहीं करते। एक होता है कि IW स्कीम होती है, इसमें आपको क्या है कि एक टाइम के बाद क्या है कि वो डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड आपको बीच बीच में पे करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आपकी टोटल ग्रोथ कैसे चेक होगी, कि आपको जितना डिविडेंड मिला प्लस जितनी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है, डिवाइड बाय क्या होगा, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक है, इतना हमें कैश में डिविडेंड मिल गया, इतनी हमारी एप्रिसिएशन हुई, डिवाइड बाय हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, इंटू 100 हमने किया, हमारी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20%। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का था, ठीक है। ये तो आप कॉमन सेंस से भी अगर आप देखोगे कि 400 रुपये लगाया था, इतना मिल गया, इतनी बढ़ेगी वैल्यू, ₹68.80, ठीक है। तो देखा हमने भी, इतना ₹80 हमारा टोटल प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट हमारी 400 है, इंटू 100 किया, हमारा साफ पता लग गया कि 20% तो हमारा क्या है, पूरा प्रॉफिट है, ठीक है, ROI है। ऐसी सेम क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, जून 19 में आया है, 5 नंबर का, ठीक है। ए म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट्स हैज shown NAV of ₹8.75 and ₹9.45 at the beginning and the end of the respectively, ठीक है। तो यानी कि जब स्टार्टिंग में कितना बेटा, ₹8.75, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है वो, ₹9.45। तो ये तो होगी NAV की बात, बिगिनिंग और ये एंड में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में होगी, ये होगी एंड में, यानी कि ये बीच में जो है वो क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। द म्यूचुअल फंड हैज़ गिवन 2 ऑप्शंस। अब कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उसको 2 प्रकार की ऑप्शन दे रहा है। 2 प्रकार की ऑप्शन क्या है,
एक तो म्यूचुअल फंड बोलता है कि पे ₹75 पैसा पर यूनिट एज डिविडेंड, या तो 75 पैसे डिविडेंड के रूप में ले लो एंड 60 पैसा पर यूनिट एज कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो 75 पैसे आपको डिविडेंड मिलेगा और 60 पैसे की क्या मिलेगी आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, 60 पैसे की क्या मिलेगी आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो पहले देखो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई कितनी है, ₹8.75 था, अब कितना हो गया, ₹9.45। तो 25 पैसा एक, 45 पैसा एक, तो 70 पैसे की यहाँ पे तो दिख रही है कि यहाँ भी कैपिटल एप्रिसिएशन है। और दूसरा कहते हैं कि देखो या क्या है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर टू बी री इन्वेस्टेड। ठीक है, पहले तो है कि आप या तो 75 पैसा डिविडेंड ले लो और आपको क्या है कि 60 पैसे की क्या मिल जाएगी, पर यूनिट कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगी। और दूसरा आपको ऑप्शन ये दे रहे हैं कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो मैंने आपको समझाया, एक तो होती है कि आपको डिविडेंड बीच में मिल रहा है और दूसरा होता है ग्रोथ, कि वो आपका पैसा आगे से आगे इन्वेस्ट हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, यू विल गेट नथिंग। ठीक है, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज NAV of ₹8.65 per unit. What difference is it would make in terms of return available and which option is preferable? ठीक है, तो आपको बता रहा है कि यहाँ भी कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रेफरेबल है। पहले वही बेसिक डाटा हमारे पास क्या है कंपटीशन के लिए, सेम वही ओपनिंग NAV जो है हमारे पास कितनी है, ₹8.75 और इंक्रीज होकर कितनी होगी, ₹9.45। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, ये 75 पैसा। ठीक है, तो कैपिटल गेन एप्रिसिएशन जो है क्लोजिंग NAV एंड ओपनिंग NAV में, ठीक है, ये कितना है, एक सेकंड, ये डिफरेंस, ये तो लिखा है डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, 75 पैसा। ठीक है, तो बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये तो आता है 75 पैसे, डिविडेंड अलग चीज़ है। डिविडेंड कौन सा है, ये वाला 75 पैसे वाला। ठीक है, तो एक हो गया जो कैपिटल गेन एप्रिसिएशन है, जो हमने देखा कि ₹8.75 था, ₹9.45 हो गया। ठीक है, ₹8.75 था, अब कितना हो गया, ₹9.45। तो ये कितना हो गया हमारा, 75 पैसे का, 70 पैसे का क्या हो गया हमारा कैपिटल गेन एप्रिसिएशन। प्लस हमें वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, डिविडेंड ले लो कितने पैसे का, ठीक है, 60 पैसे की क्या ले लो बीच में से कैपिटल एप्रिसिएशन, और 75 पैसे का क्या ले लो, डिविडेंड। ठीक है, तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 60 पैसा, प्राइस पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमने 300 यूनिट्स बाई किए थे, इस दाम पे बाई किए थे स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ₹8.75। ठीक है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट टोटल लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, 2625 रुपीज़ लगी हुई है। अब हमें ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहले वो समझिए। हमें ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि एक तो आप डिविडेंड ले लो, कितना डिविडेंड ले लो आप हमसे, कितना 75 पैसे का, और 60 पैसे के क्या है कैपिटल एप्रिसिएशन। NAV पहले हम देखेंगे कि कितनी बनती है हमारी आज के टाइम में, 2835 रुपये, ₹9.45 की NAV है, 300 यूनिट्स बाई किए हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारी जो NAV टोटल कितनी बनती है, 2835 रुपये, और हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 70 पैसे के हिसाब से 225, और कैपिटल गेन कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, 60 पैसे पर यूनिट, ये कितना मिल रहा है, 180। तो टोटल हमारा आज के टाइम में अगर बनता है वो कितना बनता है, 3240, यानी 2835 हमारी NAV की वैल्यू, प्लस 225 कहते हैं ये पकड़ो डिविडेंड के, और साथ में हमें कैश में देने को तैयार है वो 180 कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे। तो टोटल क्या है हमारे को, 3240 हमारी इनकम बन रही है, हमारा पैसा मतलब 3240 टोटल वैल्यू बन रही है। हमारा लगा कितना था, 2625। तो 3240 में से अगर आप 2625 निकालेंगे, ठीक है, तो आपका ये बनता कितना है, पहले ये देखिए, 3240 टोटल हो गए, 2625, ये बन गया 615 रुपये, 615 टोटल हैं, डिवाइड बाय आप करोगे, टोटल लगा कितना था आपका स्टार्टिंग में, 2625 इंटू करेंगे 100, ठीक है, ये बन गया आपका 23.43%। तो कुछ सिंपल हो गया। ठीक है, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ एक बार ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि नई तरह का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो, बस कुछ खास इसमें है नहीं। तो बहुत सिंपल बात कर रहे हैं बेटा, ये कहते हैं कि देखो पैसा जो लगाया था वो लगाया कितना था। सारा एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, पैसा जो था स्टार्टिंग में लगा कितने हिसाब से, ₹8.75 के हिसाब से। ठीक है, ₹8.75 के हिसाब से आपका पैसा लगा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो हो गया कितना, ₹9.45। ठीक है,
अब ये देखो भी टोटल इंक्रीज हुआ कितना है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी होगी, ये होगी हमारी 70 पैसे की, 70 पैसा, 70 पैसे की ये इंक्रीमेंट हो गया, 70 पैसा, ठीक है। प्लस अगर हम देखें ये 70 पैसा ये हो गया, प्लस उन्होंने कहा कि 60 पैसे क्या ले लो हमसे, सॉरी 75 पैसे क्या ले लो डिविडेंड, और 60 पैसा क्या ले लो कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। 70 पैसा 75 और 60 पैसा, 75 एंड 60 पैसा, ठीक है। तो ये तो हुई थी कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। एनएवी बढ़ी, अगर सिंपल तरीके से भी करो तभी आंसर सेम ही आएगा। ये क्या होगा डिविडेंड, और ये क्या हो गया कैपिटल गेन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70 पैसा एक, 75 पैसा एक, 1 रुपये 45 पैसे और 60 पैसे, ये आके बन गए 2 रुपये 5 पैसे। अब 2 रुपये 5 पैसे आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है, आपने लगाया कितना था 8 रुपये 75 पैसा, इंटू आप करोगे 100 तब भी आंसर सेम ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करके चलोगे वो ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। आंसर वही सेम निकल के आता है 23.43%, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी ये आंसर होता है आराम से, कि हमने जो लगाया था पैसा वो लगाया 8 रुपये 75 पैसा पर एनएवी, पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। आज के टाइम में हमारी जो वैल्यू हो चुकी है एनएवी की वो हो चुकी है 9 रुपीज़ 45 पैसा, यानी जो हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन है वो 70 पैसे की है, उसके अलावा हमें जो डिविडेंड मिल रहा है आज की डेट में वो कितना मिल रहा है 75 पैसा, प्लस 60 पैसा क्या मिल रहा है हमें कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर मिल रहा है। तो टोटल कितना मिल रहा है पर यूनिट के हिसाब से 2 रुपीज़ 5 पैसा। तो हमने लगाया कितना था जस्ट 8 रुपीज़ 75 पैसा, तो टोटल जो रिटर्न निकल के आ रही है हमारी वो 23.43% निकल के आ रही है, 23.43% निकल के आ रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो अब आई होप कि आपको बिल्कुल 101% क्लियर हो गया होगा। अब कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो सिंपल कहते हैं कि डीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पैसा मिलना है, अब उसको क्या है कि री इन्वेस्ट अगर कर दें, आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 8 रुपीज़ 65 पैसा। आपको क्या है कि यानी कि यूनिट मिल जाएंगे 8 रुपये 65 पैसे के हिसाब से, आपको फर्दर जो है यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एक्चुअल में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे डिविडेंड के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, और वो आपको ये बोलते हैं कि उसकी जगह पे आप क्या करो 8 रुपये 65 पैसे के हिसाब से आप और यूनिट्स ले लो, ठीक है, जो आपके प्रॉफिट बन रहा है उसकी जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि देखो अब सेकंड ऑप्शन क्या है, अब 300 यूनिट के हिसाब से आपका जो कैपिटल गेन बनता है, ठीक है, वो कितना बन रहा है 180 रुपये, और डिविडेंड जो बन रहा है वो कितना है 75 पैसे के हिसाब से 225 रुपये। यही था ना कि आप या तो ये पैसे कैश में ले लो, डिविडेंड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड कितना है यहाँ पे टोटल 75 पैसा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 300, तो डिविडेंड आपका बनता है 225 रुपये कुल मिला के, और जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है 60 पैसा पर यूनिट, तो 300 यूनिट्स के हिसाब से कितना बनेगा आपका 180 रुपीज़। तो अब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बनता था 405 रुपये। अब वो कहते हैं कि 8 रुपये 65 पैसे के हिसाब से आप क्या करो हमसे क्या ले लो यूनिट्स ले लो, तो नंबर यूनिट्स कितने बन जाएंगे, आपको 405 रुपये मिलने हैं टोटल मिला के। तो 405 रुपये के बदले में कैश देने के बदले में वो कहते हैं कि हमसे 8 रुपीज़ 65 पैसे के हिसाब से क्या ले लो यूनिट्स ले लो, ठीक है। तो हमें कितने मिल जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 46.82, 405 को डिवाइड करते हो 8.65 के साथ तो बनते हैं 46.82, तो इतने आपको क्या मिल जाएंगे यूनिट्स। तो पहले आपके पास यूनिट्स कितने हैं 300, और कितने मिल गए 46.82, ठीक है। तो आज की डेट में आपकी टोटल एनएवी कितनी बन जाती है, ठीक है, 9 रुपीज़ 45 पैसा है एनएवी, ठीक है। तो 300 यूनिट्स की एनएवी कितनी है इतनी, और आपको इतने यूनिट्स और मिल गए, टोटल एनएवी कितनी होगी आपकी, ठीक है 3277 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो आपने लगाया कितना था 2625 इन द बिगिनिंग, ठीक है, लगाया कितना था 2625, आपकी वैल्यू कितनी होगी 3277, तो टोटल जो रिटर्न निकल के आ गई वो 24.85% निकल के आ गई, वहाँ पे कितनी थी तो 23.43% थी। तो यहाँ पे रिटर्न क्या है ज़्यादा है, तो बेटर क्या है कि हमारे लिए जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। हमें यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, रिटर्न ज़्यादा निकल के आ रही है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा भी जाता है कि ऑप्शन दी जाती है या तो आप कैश में पकड़ लो, या फिर आपको क्या है कि हम इतने एनएवी के हिसाब से और आपको यूनिट्स दे देते हैं। तो हमें ऑप्शन चूज़ करनी है कि हमें कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न निकल के आ रही है, हमें ये देखना है कि हमें रिटर्न ज़्यादा कहाँ पे निकल के आ रही है, तो हमने उस हिसाब से क्या है कि इन्वेस्टमेंट आगे देखना है, डिसीजन लेना है कि हमें कैश में लेना है या आगे री इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी, बाकी ऑल्टरनेटिव वे किए हुए हैं, पर आपने एक तरीके से सॉल्व करना है, डेट्स ओके।
ये उसके अलावा बैक एंड लोड वाले क्वेश्चन है, फ्रंट एंड लोड वाले क्वेश्चन है, इसको भी रुकते हैं हम। ये भी रुकिए अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इज गिवन बिलो। सेम वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। एक बता रखा है एज ऑन 2 जनवरी 2019 का, एक एज ऑन 3 जनवरी 2019, तो एक 2 तारीख का है, एक 3 तारीख का है। वो मार्केट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, पोर्टफोलियो की कितनी है, इतनी है, रिसीवेबल्स वगैरह सब दे रखा है। अब देखते हैं पूछा क्या है इन्होंने। एक तो एनएवी पूछी है 2 दिन की, 2 तारीख को बताओ कितनी एनएवी है, 3 तारीख को बताओ। सिंपल है, आपको पता ही है इसका। मार्केट वैल्यू कितनी है 19,300, रिसीवेबल प्लस हो जाएंगे, आधे एक्रूड इनकम पैसे लेने हैं प्लस हो जाएगा, एक्रूड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, पेबल्स हैं माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो पता ही है, लास्ट में डिवाइड करना है। तो हमने देखा कि 19,300 प्लस 200 19,500 हो गया, ठीक है, प्लस 150 हो गया, 19,650 हो गया, 19,650 हो गया, माइनस क्या करेंगे हम 50 और 100, 150 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 19,500, 19,500 डिवाइड बाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 5 लाख, ठीक है। तो ये दे रखा था इन थाउजेंड्स, तो 5 लाख को भी क्या करेंगे इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 500 बन जाएगा, ठीक है। तो 19,500 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 500, तो हमारी जो एन भी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ₹39, ₹39 निकल के आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी निकाल लेंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 19,800 प्लस 200 प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 19,800 हो गया, प्लस 350 कर दिया हमने, 200 प्लस 150 माइनस किया 50 एंड 100 150, तो निकल गया हमारा 20,000, ठीक है। और 20,000 को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये 1000 में वैल्यू है, ठीक है, इन थाउजेंड्स है, तो हम यूनिट्स भी क्या ले लेंगे इन थाउजेंड्स, इन डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, 40, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल सिंपल था। ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर 20 में 5 मार्क्स का। इसमें एक पॉइंट और भी है, ठीक है। एक तो हमने ये एन निकाल दी, फटाफट छोटी सी कैलकुलेशन है, उस करके एन निकाल दी। उसके अलावा कहते हैं बेटा रमेश इन्वेस्टेड ₹1,95,000 इन दिस फंड ऑन 2 जनवरी 2019 एंड 2 PM टू इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स अलॉटेड टू हिम। 1,95,000 उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उस दिन की एन उठा लो कितनी है 39, 1,95,000 को डिवाइड करो 39 से, उसको यूनिट्स मिल जाएंगे 5,000, ठीक है। पूछा यह है कि कितने यूनिट्स अलॉट होंगे उसको, क्योंकि कोई और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। तो 39 जो है उस दिन की एन है, तो पैसा लगाया है 1,95,000, तो 1,95,000 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 39 उस दिन की एन से, तो हमारे निकल आएंगे 5,000 यूनिट्स, उसको मिलेंगे कितने 5,000 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहा, सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा हूँ कि किस प्रकार से बेटा कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसको पढ़ लेना खुद। लाइफ चेंजिंग एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ए म्यूचुअल फंड्स कंपनी डिजायर्स टू एंगेज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ठीक है, बॉलीवुड ही होगा, वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी टू पॉपुलराइज इट स्कीम। पहली बात तो देखो, कभी भी किसी स्कीम के लिए आप सेलिब्रिटीज़ को अपॉइंट नहीं कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी किसी स्कीम को, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसके लिए आप सेलिब्रिटी अपॉइंट करते हो, शाहरुख खान को या किसी और को, ठीक है, माधुरी दीक्षित को, किसी को भी, ठीक है। उसमें क्या है कि आप सेलिब्रिटी को अपॉइंट कर सकते हो कि ठीक है कि आप क्या है कि अपनी इस पूरी म्यूचुअल फंड को आप पॉपुलराइज करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स को पॉपुलराइज करना चाहते हो, दैट्स ओके। और किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम को आप पॉपुलराइज करना चाहते हो, उसके लिए आप सेलिब्रिटी अपॉइंट करना चाहते हो, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए ये आप खुद रीड कर लेना। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा ही जैसे हम करके आए थे। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड हैज़ शोन NAV ऑफ ₹11.60 एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर NAV इंक्रीजेज टू 12.50, ठीक है, ₹12.50 की NAV हो जाती है साल के बाद। लगाया कितना ₹11.60, सेम जो करके आए थे। मीन वाइल द फंड डिस्ट्रीब्यूट्स ₹75, सेम वैसे डिविडेंड के तौर पे, 85 कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पे। अब बताइए कि रिटर्न कितनी है, ठीक है। अब देखिए लगाया कितना था, पहले ये समझिए ₹11.60। अब NAV हो कितनी गई है
12 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। अब ये कितना इंक्रीज हो गया, 40 पैसे, 50 पैसे, 90 पैसे का एक प्रॉफिट हो गया, प्लस डिविडेंड मिला 75 पैसे, 85 पैसे कैपिटल गेन, ठीक है। 75 पैसा एक हो गया, और 85 पैसा क्या हो गया, कैपिटल गेन एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कुल मिला के 90 पैसा हो गया एक, 75 पैसा एक हो गया, 85 पैसा एक हो गया, तो ₹2.50, ठीक है, ₹2.50। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, ₹2.50, ₹2.50। ये हो गया हमारा कैपिटल गेन, ठीक है, ये डिविडेंड हो गया, नहीं ये कैपिटल एप्रिसिएशन हो गई, ये डिविडेंड हो गया, ये कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, ₹2.50। लगाया कितना हमने, ₹11.60, इंटू किया हमने 100, ये हमारी प्रॉफिट निकल जाएगा परसेंटेज, ₹11.60 इंटू 100, ठीक है। ये बन गया बेटा हमारा ₹21.55 परसेंट, सॉरी 21.55% हमारा क्या निकल के आ गया, रिटर्न निकल के आ गया, ये रहा हमारा, ठीक है। सिंपल हो गया पहला पॉइंट। तो अगला पॉइंट वैसे ही आ गया, अगर कहते हैं कि आप, अगर आपको कैश में कुछ ना दिया जाए, तो बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस, ये जो 75 पैसा है, 85 पैसा है, आपको जो कैश में मिलना था, इसकी बजाय इसको अगर री इन्वेस्ट कर दिया जाए, और आपको एवरेज सेम वैसे ही NAV जो है ₹12.20 के हिसाब से अगर आपको यूनिट्स दे दिए जाएँ, ₹12.20 के हिसाब से यूनिट्स दे दिए जाएँ, तो 400 यूनिट पे आपकी क्या रिटर्न निकल के आएगी। तो पहले आप ये सोचिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट है कितनी टोटल, ठीक है। 400 आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो निकालते हैं पहले। टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी वो कितनी है, हम कर कैसे रहे हैं, 400 यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ₹11.60 के हिसाब से NAV जो थी स्टार्टिंग में। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बेटा निकल के आती है 400 इंटू ₹11.60, तो निकल के आ रही है ₹4640, ठीक है, क्लियर। अब हमें देखना है कि हमारी कुल NAV कितनी हो चुकी है अब बाद में, कैश में तो हमें मिलना नहीं अब, क्योंकि हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो NAV कितनी है, NAV एट द एंड, ठीक है। एक तो 400 यूनिट जो हैं उसकी NAV कितनी है, ₹12.50, क्लियर है, ₹12.50, ठीक है ना। तो इसकी NAV कितनी होगी, 400 इंटू 12.5, तो 5000 NAV तो ये होगी हमारी, ठीक है। उसके अलावा हमें जो कैश में मिलना था, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जगह पे हमें क्या मिल रहे हैं, यूनिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें कितना मिलना था, 75 पैसा एक मिलना था और 85 पैसा एक मिलना था, ठीक है। तो हमें जो मिलना था वो कितना मिलना था, हम देखते हैं कि हमारा बनता कितना है, वो 75 पैसा एक था डिविडेंड वाला, और 85 पैसा एक था, 85 पैसा एक था, ये किसका था, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 400 यूनिट के ऊपर मिलना था हमें, ठीक है, 0.75 प्लस 0.85, तो हमें ₹1.60 कैश में मिलना था, और 400 यूनिट के हिसाब से हमें मिलने थे 640 मिलने थे। पर 640 के हमने क्या किया, हमने कैश में नहीं लिया, हमने कहा कि हमें यूनिट्स दे दो, और यूनिट्स किस हिसाब से मिल रहे हैं वो देख लो, वो मिल रहे हैं ₹12.20 के हिसाब से। तो हमें जो 640 रुपीज़ में जो यूनिट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ₹12.20 के हिसाब से। तो आप समझ रहे हैं सारी कहानी क्या है, ठीक है। अब हमें जो यूनिट्स मिलेंगे ₹12.20 के हिसाब से, वो मिल रहे हैं 42.45%, 42.46 यूनिट्स, ठीक है। इंटू करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आज के तारीख में, ₹12.50, ठीक है, ₹12.50। तो हमें इतने और यूनिट मिल गए ₹12.50 के हिसाब से। तो हमारे जो 400 यूनिट्स थे उसकी NAV कितनी है, 5000 है, और जो हमें इतने यूनिट्स और मिल गए हैं 52.46, ₹12.50 के हिसाब से, ठीक है। उसकी जो NAV है बेटा वो है 66556, राउंड ऑफ कर देता हूँ, 656। तो टोटल हमारा जो यहाँ पे देखो रिटर्न कितनी बन के आती है, लगाया हमने इतना था, और हमारी आज की जो NAV है वो इतनी है। 5000 तो नॉर्मल 400 यूनिट्स की होगी, प्लस जो डिविडेंड था, कैपिटल गेन रीडिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बदले हमें क्या मिल गई, यूनिट्स मिल गई ₹12.20 के हिसाब से, तो बनी 52.46। उसकी जो NAV है आज की तारीख में ₹12.50 के हिसाब से, वो बनते बेटा 656, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुल मिला के आज की डेट में NAV 656, ठीक है, प्लस 5000, और जो हमने लगाया था डिवाइड, ये -4640, हमारा कुल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1016। कि हम रिटर्न निकालें, 1016 डिवाइड बाई
4640 इंटू 100, ठीक है, 4640 इंटू 100, तो रिटर्न निकल के आती है 21.90%, ठीक है, 21.90% हमारी कुल रिटर्न निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना पूछा गया था, ठीक है, खाली इन्होंने पूछा था कि कितने यूनिट्स मिलेंगे, हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन बी इन्वेस्टेड, ठीक है, व्हाट इज़ द रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना क्या सॉल्व किया, वैन डिविडेंड कैपिटल गेन, तो पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो आंसर शीट है उसमें पूरा सॉल्व नहीं किया, तो मैंने सॉल्व करवा दिया इसको। तो यूनिट्स कितने मिले हैं यहाँ पे, और 52.46 यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया था, ठीक है, 52.46 यूनिट्स मिले थे, ठीक है। तो सोल्यूशन में तो इतना ही है, तो आपने आगे पूरा लिखना है। तो ये 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितने मिल जाएंगे, कितने बन जाएंगे हमारे, 656 बन जाएगा हमारा। तो टोटल वैल्यू बन जाएगी हमारी 5000 प्लस इतनी, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इतनी। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, रिटर्न, ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट थी इतनी, इंटू 100 के हिसाब से 21.90% हमारी रिटर्न निकल के आ गई। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व आप कर लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए यहाँ पे, आई होप, ठीक है, आपने उतार भी लिया होगा। चलिए पानी पी लो मैं। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको पूरा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है हमारा, सिंपल है, ये खुद कर लेना बेशक, ठीक है। ये आया था दिसंबर 18 में 5 नंबर का, ठीक है। इसी तरीके से ये 11 रुपये 50 पैसे की एन है इन द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है, 12 रुपये 10 पैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन 80 पैसा डिविडेंड के तौर पे है, 70 पैसा क्या है, कैपिटल गेन के तौर पे है, ठीक है। तो समझ ही दें, रिटर्न निकाल दो भाई। रिटर्न कैसे निकलेगी कि 11 रुपये 50 पैसा था, 12 रुपये 10 पैसे हो गया, 12 रुपये 10 पैसे हो गया, आज कितना, 11 रुपये 50 पैसे। तो 60 पैसे की रिटर्न ये आ गई, प्लस 80 पैसा डिविडेंड है, 70 पैसा क्या है हमारा, कैपिटल गेन है। डिवाइड बाय लगा कितना था, 11 रुपीज़ 50 पैसा, इंटू करो 100, ठीक है, 0.80.7 डिवाइड बाय 11.5 इंटू 100, 18.26%, ठीक है, 18.26% ये आपका निकल के आ गया रिटर्न। क्लियर, सिंपल हो गया, अब तो सॉल्व हो रहा है आराम से। अब कहते हैं कि अगर इसको री इन्वेस्ट कर देते, सेम वही कहानी, री इन्वेस्ट कर देते, ठीक है, एवरेज एन ए वी 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो मान लो टोटल यूनिट्स कितने थे हमारे पास, 200, ठीक है। अब सेम वही स्टोरी है यहाँ पे, यहीं पे छोटी सी जगह पे सॉल्व कर देता हूँ, ये तो मैं यहीं कर देता हूँ, चलो, ठीक है। तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कितनी है, 200 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें जब हमने लगाया था, इन्वेस्ट किया था, तो बिगिनिंग में कितना था, 11 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो 200 इंटू 11 रुपये 50 पैसे, तो ये तो थी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट, 200 इंटू 11 रुपीज़ 5 पैसा, ठीक है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी बेटा हमारी कितनी थी, वो 2300 रुपये, 2300, ठीक है, 2300 हमारी क्या थी बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल आपको, 2300 हमारी क्या थी, टोटल इन्वेस्टमेंट थी। आप कहते हैं कि देखो, अब जो एन है एट द एंड, वो कितनी है अब हमारी, 200 इंटू, अब कितनी है एन हमारी, 12 रुपये 10 पैसे है ना, 12 रुपये 10 पैसे, ठीक है। तो 12 रुपये 10 पैसे हमारी एन होगी, 12 रुपये 10 पैसे, ठीक है। तो ये एन होगी 200 इंटू 12.10, तो 2420 रुपये बेटा ये हमारी एन होगी हमारी। क्लियर है। अब क्या है कि जो हमें पैसा कैश में मिलना था, डिविडेंड या कैपिटल गेन का, उसके बदले हमें क्या मिलेंगे, यूनिट्स। अब वो बनता कितना है, देखो पहले, डिविडेंड कितना है बेटा, 80 पैसे है, और 70 पैसे क्या है, कैपिटल गेन। 80 पैसे और 70 पैसे कितना हो गया, 1 रुपीज़ 50 पैसा, 1.5 रुपये बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 1 रुपया 50 पैसे क्या है कि हमें मिलना है कैश में, ठीक है। उसके बदले हमने क्या किया, यूनिट्स ले लिए 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो आप समझिए पहले कि आपको 200 यूनिट जो थे, ठीक है, 200 यूनिट जो थे, एक यूनिट के बदले आपको क्या मिलना था, 1.5 रुपया। तो मिलने कितने थे आपको कुल मिला के, 300। और 300 अपने कैश में लेने की बजाय के बदले क्या ले लिए, यूनिट्स। किस हिसाब से लिए आपने यूनिट्स, 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिल गए आपको, 300 डिवाइड बाई 11 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, 25 पॉइंट, ठीक है,
423, ठीक है, 42 कर दो बेशक, 25.42 नंबर ऑफ यूनिट्स। और आज की डेट में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 रुपये 10 पैसे, 12 रुपये 10 पैसे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 12 रुपये 10 पैसे से मल्टीप्लाई, तो निकल आता है आपका 307 रुपये 63 पैसा, ठीक है। तो अब ये आपके टोटल जो आज की NAV ये निकल के आगे, लगाया कितना आपने? 2300, ये हो गया प्लस 2420 माइनस करेंगे हम, तो इन्वेस्ट किया था आपने, आपकी टोटल जो रिटर्न है वो कितनी है? 427.63, ठीक है। अब ये आपके रिटर्न है, लगाया कितना था आपने? केवल 2300 रुपया, 2300, डिवाइड करो इसके साथ, इंटू करो 100, ठीक है। मतलब वही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बार 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 बार, ठीक है। ये आपका निकल गया 18.59%, तो ये रिटर्न बन के आती है 18.59%, ठीक है। तो वही सिंपल एक कैलकुलेशंस हैं 2-3। अभी तक हमने क्या किया? एक तो NAV निकालने का तरीका सिंपल देखा हमने, वो क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो आपकी जो करंट एसेट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, माइनस जो है करंट लिबिलिटीज़ हैं, कुछ सैलरीज हैं आपकी, कुछ करंट लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वो माइनस कर दिया, डिवाइड बाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे क्या निकल के आ गया आपका? एक प्रकार से आपकी निकल के आ गई जो NAV होती है पर यूनिट निकल के आ गई, ठीक है। NAV पर यूनिट निकल के आ गई। दूसरा हमने क्वेश्चन देखा रिटर्न वाला, ठीक है। फिर रिटर्न किस प्रकार से क्या है, रिटर्न किस प्रकार से निकालनी है, ठीक है। अगर हम कैश में ले लेते हैं तो रिटर्न क्या बन जाती है? अगर जो कैपिटल गेन रीडिस्ट्रीब्यूशन है या डिविडेंड उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न किस प्रकार से निकल के आती है, ठीक है। चलिए, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन थोड़े से रह गए हैं, आइए वो करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम करेंगे अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखते हैं, ठीक है। दक्ष वाला, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। तो इससे पहले मैं आपको दो यहाँ टॉपिक हैं वो समझा दूँ। एक शब्द होता है एंट्री लोड, एंट्री लोड। एक होता है बेटा एग्जिट लोड। एक क्या होता है? एंट्री लोड। एक क्या होता है? एग्जिट लोड, ठीक है। अब एंट्री लोड क्या होता है? एंट्री लोड होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाई करते हैं, जब बेटा क्या है कि हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाई करते हैं तो हमें उस टाइम कुछ खर्चा पे करना पड़ता है AMC को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। दैट इज कॉल्ड एंट्री लोड। पहला क्या है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाई करते समय जो हमें खर्चा करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं एंट्री लोड। एक होता है कि यूनिट्स जब हम सेल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उस समय हमें कुछ पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड, ठीक है। जैसे मैंने पैसा लगा रखा है म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत, तो वहाँ कहते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट करोगे, विद इन 1 ईयर एग्जिट कर जाओगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 1%। 1 साल के बाद एग्जिट करोगे तो आपको एग्जिट लोड कोई नहीं लगेगा। ये अभी आप इन्वेस्ट किया 4 महीने बाद कहते हो कि मुझे निकलना है, ठीक है। अगर आप एग्जिट करते हो विद इन 1 ईयर तो आपको बोलते हैं कि एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मतलब हर स्कीम का अपना सिस्टम होता है। तो ये AMC डिसाइड करती है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, भी एग्जिट लोड रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रखना है एग्जिट लोड तो कितना रख सकते हैं। तो इट इज़ एंटायरली डिसाइडेड बाय द AMC एज पर द सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि 2 प्रकार के लोड होते हैं। लोड क्या है कि एक तरह का खर्चा है आपके ऊपर। एक होता है एंट्री लोड, एंट्री लोड होता है। एक होता है एग्जिट लोड, ठीक है। तो एंट्री लोड तो क्या है कि जब आप NAV बाई करते हैं, जब यूनिट्स बाई करते हैं, यूनिट्स जब बाई करते हैं तो आपको वो लोड पे करना होता है। आज के टाइम में कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये तो होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, दैट टाइम यू हैव टू पे, दैट इज कॉल्ड एंट्री लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि व्हेन यू एग्जिट, जब आप स्कीम से एग्जिट करना चाहते हैं, यूनिट सेल करना चाहते हैं, तो आपको वो पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड, ठीक है। चलिए, अब हम कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये खर्चे ही हैं दोनों। दोनों ही क्या हैं? खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं। एक है एंट्री करते वक्त खर्चा हो रहा है, एक एंट्री एग्जिट करते वक्त खर्चा हो रहा है दोनों ही खर्चे ही हैं, एक्सपेंडिचर ही हैं, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। दक्ष इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द सिप। सिप समझ ही गए आप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज की तारीख में सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है दैट इज सिप। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, महीने की 2,000 3,000 4,000, अच्छी रिटर्न निकल के आती है, ठीक है। और बल्क में मत करो। बल्क में करना भी है इसमें, तो मार्केट बहुत डाउन होती है, NAV काफ़ी नीचे होती हैं,
तो 3-4 अच्छी अच्छी स्कीम्स पकड़ो, ठीक है, SBI की, कोई HDFC की, कोटक की, जो ब्रांडेड नेम्स हैं। उसमें क्या है कि आप डिवाइड करके पैसा कुछ ना कुछ स्कैटर्ड वे में लगा दो, डाइवर्सिफाइड वे में, ठीक है। दक्ष इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द शिप ऑफ ए म्यूचुअल फंड विद ए फिक्स सम ऑफ ₹20,000 ऑन सेकेंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 4 मंथ्स। ये कहता है कि पहले 4 महीने लगाना चाहता है, हर महीने में 20-20 हज़ार रुपया, ठीक है। हर महीने की 2 तारीख को लगाना चाहता है, 4 महीने लगातार सोच रहा है कि मैं 4 महीने लगाऊंगा, 20,000 हर मंथ, एवरी मंथ, ठीक है। NAV जो है, पहले महीने जब इन्वेस्ट किया इतनी थी, ₹30.76, सेकेंड मंथ में इतनी है, थर्ड में इतनी है, फोर्थ में इतनी है। तो यानी आपको पता ही है कि जब यूनिट्स मिलते हैं हमें उस दिन की NAV के हिसाब से मिलते हैं। 4 महीने लगाना चाहता है तो उन्हें बता दिया कि 4 महीने जिस टाइम उसने लगाया तो उस समय की NAV ये थी, इस दाम पे उसको वो यूनिट्स मिल गए होंगे। बट कुछ खर्चा भी है। कहते हैं कि जब वो यूनिट्स पे पैसा लगा रहा है तो 1.75% उसको खर्चा भी पड़ रहा है थ्रू आउट द पीरियड। यानी कि जब उसने ₹30.76 पैसा उसको खर्चा भी पड़ा, तो उसको काट के जो देखो ना, उसने जो दिमाग लगाइए कि उसने पैसा कितना लगाया, 20,000 रुपया हर महीने। तो जब NAV कितनी थी पहले महीने में, NAV जब पहले महीने में थी ₹30.76, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो यूनिट्स हैं वो ₹30.76 के हिसाब से मिले हैं, उसको खर्चा भी करना पड़ा है साथ में, वो है 1.75%। यानी कि अगर उसने 20,000 लगाया है, अगर उसने 20,000 लगाया है, ठीक है, ₹30.76 की NAV है, प्लस उसको खर्चा भी पड़ा है 1.75%, ठीक है। तो उसको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ा है, ठीक है, कितना 1.75%, यानी इसको खर्चा पड़ गया, ठीक है, 0.54 पैसा, ठीक है। तो एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट पड़ गई है उसे, एक यूनिट की जो कॉस्ट पड़ी उसे, वो पड़ी 30 प्लस 0.4, एक सेकेंड, 30.76 प्लस 0.4, हाँ, की टोटल कॉस्ट पड़ गई ₹31.30, ठीक है। तो 20,000 उसने लगाया है तो उसको एक की कॉस्ट कितनी पड़ी, इतनी, तो उसे यूनिट्स कितने मिले होंगे, 20,000 डिवाइड बाई 31.3, तो यूनिट्स उसको मिले होंगे 38.98 ऐसे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, तो 20,000 लगा रहा है, तो बेशक जिस दिन वो लगा रहा है उस दिन की NAV इतनी है, पर उसको साथ में कुछ खर्चा भी करना पड़ रहा है, तो 1.75% ही इज पेइंग द एंट्री लोड, ठीक है। तो ये उसको पड़ गया एंट्री लोड, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी उसको, ₹31.30 की, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कहते हैं कि फाइंड द एवरेज बाय प्राइस इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ एंट्री लोड। आपको एंट्री लोड भी बताना है और बताना है कि एवरेज कितने की पड़ा है उसको। देखिए सिंपल है, जिस दिन बाई किया उसने NAV पहले महीने में इतनी थी, दूसरे में इतनी थी, तीसरे महीने इतनी थी, चौथे में इतनी थी। अब हर बार जब भी वो इन्वेस्ट करता है उसको पड़ता है एंट्री लोड। अब मैंने आपको कैलकुलेशन तरीका बता दिया, बहुत सिंपल है। NAV का 1.75%, ठीक है, ₹30.76 का करोगे 1.75%, तो ये आ जाएगा एंट्री लोड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसका करोगे इतना आएगा, इसका करोगे इतना आएगा, इसका करोगे इतना आएगा। तो टोटल कॉस्ट उसको कितने की पड़ जाएगी, NAV इतने की थी प्लस उसको खर्चा पड़ा एंट्री लोड, तो इतने की उसको NAV, उसको नेट कॉस्ट इतने की बैठ गई। अब पैसा लगा कितना रहा है हर महीने, 20,000, तो मैंने समझाया था। तो 20,000 पहला महीना लगाया, एक यूनिट कितने का था, ₹31 इतने पैसे का, तो कितने मिल गए यूनिट्स उसको, इतने। तो ऐसे करते गए करते करते गए, टोटल यूनिट्स जो उसके हाथ में लगे वो लगे 2108.5955 यूनिट्स, ये उसको मिल गए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इसको मिल गए इतने। तो आपको कम से कम इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एंट्री लोड क्या होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो उस समय हमें कुछ एंट्री लोड पे करना होता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे आज के टाइम में कोई म्यूचुअल फंड में कोई एंट्री लोड नहीं लगा रहा, ठीक है। एग्जिट लोड लगता है, वो भी अगर आप यूजुअली 1 साल का टाइम होता है कि साल में एग्जिट कर जाते हो तो, ठीक है। तो चलो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एंट्री लोड में क्या है। एंट्री लोड क्या होता है, व्हेन यू एंटर द म्यूचुअल फंड यू हैव टू पे सम लोड, ठीक है, एक्सपेंसेस, वो आपकी कॉस्ट का ही हिस्सा बन जाता है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। आप पूछा था एवरेज प्राइस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी पे किया आपने, 80,000, 20-20 हज़ार की 4 किस्तें थी, तो टोटल कितना पे किया 4 महीने में आपने, 80,000। एक यूनिट कितने का पड़ा आपको,
ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले आपको, इतने। तो आपने 80,000 को डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट निकल के आ गई वो 37 रुपीज़ 94 पैसा निकल के आ गई। सिंगल यूनिट की कॉस्ट जो निकल के आई आपको, वो कितनी निकल के आई, 37 रुपीज़ 94 पैसा निकल के आ गई। ठीक है, एक तो ये पूछा था उन्होंने, और पूछा था कि एक्स हैज़ मेड, ये तो पहला क्वेश्चन निकल आया कि फाइंड द एवरेज बाय प्राइस। एवरेज बाय प्राइस हमने निकाल के दे दिया उनको। ठीक है, इंक्लूडिंग द एंट्री लोड, वो भी बता दिया कि पर यूनिट के साथ क्या क्या एंट्री लोड पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की टू बाय 5,000 यूनिट्स ऑफ फिलिप म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन ही आ गया, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऑन 4 अप्रैल 2021 ही डिसाइडेड टू सेल द यूनिट्स ऑन 14 नवंबर 2021 एट एन NAV ऑफ ₹20.60। उस समय एग्जिट लोड कितने हैं, 2.25%। जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो अलग था बिल्कुल। ठीक है, वो समझ आएगी आपको। अब कहते हैं कि 50,000 में उसको मिले कितने यूनिट्स हैं, 5,000। ठीक है, 5,000। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, टोटल 50,000 की थी, और नंबर यूनिट्स कितने मिले हैं, 5,000। अब वो बेचने की बात कर रहा है, तो जब बेचता है कितने की NAV है उसकी, ₹20.60 की। अब देखो जो उसका सेल प्राइस है, वो समझिए सेल प्राइस कितना है उसका। ठीक है, वो कितना है, उसके पास यूनिट्स कितने हैं, 5,000। ठीक है, 5,000 यूनिट्स हैं। बिक कितने का रहा है एक, ₹20.60 का। ठीक है, ₹20.60 का। ठीक है, तो सेल कितने की होगी इसकी, 1,03,000 की। अब इसके ऊपर खर्चा भी है उसका, वो क्या है, एग्जिट लोड। क्या बड़ा एग्जिट लोड है। ठीक है, वो कितना है, 2.25%। कॉस्ट आ गई, जितने की बिकेगा उसके ऊपर 2.25%। ठीक है, निकाल लो इसका, 1,03,000 का 2.25%। ठीक है, ये आ गया 23.1750। तो खर्चा कट गया उसको, नेट मिला कितना, 1,03,000 में से ये खर्चा निकल गया, 23 रुपये 17 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे। तो नेट जो जेब में आया उसकी वो है 1,06,82.5। ठीक है, ये नेट पॉकेट में आया। ठीक है, इस बंदे के। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। ठीक है, पूछा क्या वैल्यू प्रॉफिट क्या है, गेन कितना है, 50,000 की। ठीक है, 50,000 की उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, तो गेन कितना हुआ उसको कुल मिला के। ठीक है, 50,682.50 रुपये। ठीक है, तो इसको नेट गेन हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एंट्री लोड क्या होता है कि जब हम बाई करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और एग्जिट लोड क्या है कि जब हम सेल करते हैं, जिससे हमारा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। कि हमने अगर 100 रुपये का बेचा, 2 रुपये एग्जिट लोड है, तो एग्जिट लोड निकालने के बाद हमें नेट कितना मिला, 98। समझ रहे हैं आप। मान लो अगर हम एंट्री लोड की बात करें तो कॉमन सेंस ही है। अगर हमने 100 रुपये का खरीदा, 2% अगर एंट्री लोड था, तो हमारी कॉस्ट बन जाती है 102। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो सेल अगर हमने 100 रुपये में किया, एग्जिट लोड 2% भी है, तो नेट काट के हमें कितना मिलेगा, 98। यानी कि जो फ्रंट एंड लोड है, एंट्री लोड है, उसको दो दो बोलते हैं। एक बोलता है फ्रंट एंड लोड, ये क्या है, एंट्री लोड बोल देते हैं। फ्रंट एंड लोड, ये क्या है, एंट्री लोड। एंट्री लोड या फ्रंट एंड लोड एक ही बात है। ये कॉस्ट को बढ़ाता है। ये हमारी जो NAV की जो आगे जो यूनिट्स की कॉस्ट है, उसको इंक्रीज कर देता है। और जो एग्जिट लोड है बेटा, ये हमारी जो एक्चुअली सेलिंग प्राइस उसको कम कर देता है। ये सेलिंग प्राइस कम हो जाता है हमारा। ठीक है, दोनों में है तो नुकसान ही है तो हमारा खर्चा ही है। जैसे हम घर खरीदते हैं तो हम कमीशन पे करते हैं, तो हमारी घर की कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे उस घर को सेल करते हैं, घर को जब हम सेल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो घर की जो वैल्यू है, जो सेल प्राइस है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। चलिए, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट है इसमें और। ये वाला क्वेश्चन है, दिसंबर 22 में आया था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, लेकिन रुकिए,
क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉर्च्यून म्यूचुअल फंड लॉन्च ए स्पेशल स्कीम, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन। एनएवी क्या है, 14 रुपीज़ है पर यूनिट, 14 रुपये पर यूनिट क्या है, एनएवी है। रिडम्पशन प्राइस कितना है, 13 रुपये 50 पैसे। ऑफर प्राइस कितना है, देखो ऑफर प्राइस कितना है मतलब क्या होता है कि अगर आप यूनिट बाय करना चाहते हो तो आपको कितने का मिलेगा, इतने का। रिडम्पशन होता है कि बेच के निकलना चाहते हो, यूनिट अपने सेल करना चाहते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, इतना। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बैक एंड लोड बताओ और फ्रंट एंड लोड की कैलकुलेशन करके बताओ। दोनों की कैलकुलेशन करके बतानी है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक सेकंड देखिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। चलिए बेटा आपने ये फॉर्मूला उतार लो, एक सेकंड। ये क्वेश्चन है यहाँ मेरे पास एक, ठीक है, ये बिल्कुल ओल्डर सिलेबस में है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले तो। ठीक है, आप उतार लो क्वेश्चन अपने पास बेटा ये क्वेश्चन उतार लो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, समरी पॉइंट में उतार लो कि रिडम्पशन प्राइस जो है वो क्या है म्यूचुअल फंड यूनिट का 48। रिडम्पशन प्राइस कितना है, 48 है। और जो फ्रंट एंड लोड है बैक एंड लोड है वो बता रखा है कि फ्रंट एंड लोड 2% है, बैक एंड लोड कितना है 3% है। और आपको निकालना है एनएवी निकालनी है और निकालना है पब्लिक ऑफर प्राइस। एनएवी आपको पता ही है, पब्लिक ऑफर प्राइस क्या होता है, जिस दाम पे आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस दे रखा है 48, फ्रंट एंड लोड की परसेंटेज दे रखी है, एग्जिट लोड की परसेंटेज दे रखी है, और आपसे पूछा क्या गया है कि एनएवी बताइए कितनी है, तो पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है, पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला उतारिए पहले तो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला उतारिए। पहले क्या है, रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइड बाई 1 प्लस बैक एंड लोड। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया, एनएवी डिवाइड बाई 1 प्लस बैक एंड लोड। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लेंगे। अब रिडम्पशन प्राइस आपको पता ही है, रिडम्पशन प्राइस कितना है 48 है। ठीक है, रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया 48। ठीक है, इज इक्वल टू एनएवी, एनएवी हमें पता नहीं है, 1 प्लस बैक एंड लोड। अब बैक एंड लोड कितना 3%, उसका क्या बन जाएगा 0.03। ठीक है, तो ऐसे रिडम्पशन प्राइस 48 है, एनएवी मान लो एक्स है, 1 प्लस बैक एंड लोड कितना है 0.03। ठीक है, 3% यानी, तो अब यहाँ कितना बन जाएगा 1.03 आ जाएगा। तो 48 ये ऊपर चला जाएगा इंटू 1.03 इज इक्वल टू एक्स है यहाँ पे। तो 48 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1.03 के साथ तो ये आपका आ जाएगा 1.03 49.44। ठीक है, 49.44। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आपकी एनएवी निकल के आ गई, एनएवी निकल के आ गई। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला आपको समझ लग गया, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। ठीक है, 1 प्लस बैक एंड लोड। फिर पब्लिक ऑफर प्राइस, पब्लिक ऑफर प्राइस क्या है, ठीक है एनएवी। अब एनएवी आपको पता ही है, ठीक है, एनएवी अपनी निकल चुकी है, ये कितनी है 49.44 पैसा। ठीक है, पब्लिक ऑफर प्राइस क्या है, एनएवी डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, एनएवी डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा आपका। ठीक है, नेट एनएवी पता ही है हमें अब। ठीक है, इसको हम एक्स मान लेंगे और 1 माइनस फ्रंट एंड लोड ये कितना है 2% है, 49.44 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.02, ये 0.98 आ जाएगा। तो 49.44 को डिवाइड करोगे 0.98 से तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप क्या है कि अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो आप समझिए, तो दो है बेटा, दो, केवल दो। ठीक है, एक क्या है रिडम्पशन प्राइस, एनएवी डिवाइड बाय 1 प्लस एग्जिट लोड। ठीक है, या बैक एंड लोड बोल सकते हैं, एग्जिट लोड या बैक एंड लोड। फ्रंट एंड लोड क्या है, जो एंट्री लोड है, एग्जिट लोड को क्या बोलते हैं, बैक एंड लोड। ठीक है, एनएवी डिवाइड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड हो गया। ठीक है, उधर से पब्लिक ऑफर प्राइस में क्या है, एनएवी डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, चलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन और है वो भी देख लो। ठीक है, सेम तो नहीं है कहीं, 48 है, सेम ही है, सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस दे रखा है हमारा इतना 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या था, रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या था बेटा, एनएवी डिवाइड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड, ये था। ठीक है, और पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या था, पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एनएवी
डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। अब इस हिसाब से आप आंसर निकाल लो बस, ठीक है, ये दिमाग में रखो, आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्या है, ठीक है, पूछा है कि रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बैक एंड लोड, बैक एंड लोड पता करना है। एन भी हमारे पास है, रिडम्पशन प्राइस हमारे पास है, ठीक है, रिडम्पशन प्राइस कितना है हमारे पास, ठीक है, 13 रुपये 50 पैसे। एन कितनी है हमारे पास, 14 रुपये, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड, ठीक है। तो बैक एंड लोड को क्या मान लेंगे हम, ठीक है, एक्स मान लेंगे। बैक एंड लोड को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो बैक एंड लोड को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ ले जाके तो कितना बन जाएगा, 13.50 प्लस 13.50 एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना निकल आएगा, ये 3.70% निकल आएगा, ठीक है, 3.70%, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया इन लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया तो 3.70% आपका निकल आएगा। सेम जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है उस तरीके से आप क्या है फ्रंट एंड लोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला है रिडम्पशन प्राइस, तो क्या था, इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1 प्लस बैक एंड लोड, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा पब्लिक ऑफर प्राइस है, ठीक है, उसमें क्या है, इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो ये फॉर्मूला लगाना है, आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन है दिसंबर 21 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर 21 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं कि राकेश जो है उसने क्या है इन्वेस्ट किए हैं 20,000 इन PQR म्यूचुअल फंड विद एंट्री लोड 1%, ठीक है। अब एंट्री लोड क्या आपको पता ही है कि जब हम खरीदते हैं उस टाइम कॉस्ट पड़ती है हमें, तो 20,000 लगाया है, 1% हमारा निकल गया उसमें, एंट्री लोड में निकल गया। फाइंड द NAV इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज वॉज 100। अब कहते हैं NAV पता करनी है हमें, NAV पता करनी है, ठीक है। अगर यूनिट्स कितने परचेज किए हैं, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेज किए हैं 100, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, ठीक है। अब सोचिए 20,000 तो हमारा क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट है, और हमारा उसमें से 1% तो एंट्री लोड कट गया, हमारा जो 1% तो क्या कट गया एंट्री लोड, तो 200 रुपये तो हमारे वही निकल गए। 20,000 हमने टोटल लगाया, 200 रुपये यानी 1% जो है NAV का वो तो हमारा निकल गया, किसमें, खर्चे में निकल गया। तो टोटल जो यूनिट्स मिलने हैं हमें वो कितने के मिलेंगे, 19,800 के। अब हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट रह गया वो कितना रह गया, 19,800। अब कहते हैं कि उतने पैसे में हमें यूनिट्स कितने मिल गए, 100 रुपये, ठीक है, कितने मिल गए, 100 रुपये, 100 मिल गए हमें, ठीक है। तो कट कटा के हमें देखा जाए, ठीक है, तो यूनिट्स कितने मिले होंगे 198, ठीक है। तो कट कटा के उन्होंने कितना पे किया होगा हमें 198 का, ठीक है। तो ये इनके हिसाब से जो कैलकुलेशंस है वो देखते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला वही अपनाएंगे। तो पहले क्या है कि मान लीजिए NAV हमें पता नहीं है, NAV क्या है, एक्स है, और परचेज प्राइस जो 1 यूनिट का कितना है हमारा NAV, ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है हमें खर्चा 1%, ठीक है। NAV प्लस क्या है 1% खर्चा पड़ रहा है, 1% लोड। तो NAV हमें पर क्या मानी है एक्स, NAV क्या मानी है हमने एक्स, ठीक है, प्लस खर्चा है हमारे ऊपर। तो टोटल जो परचेज प्राइस कितना बन रहा है वो 1.01 एक्स बन रहा है, ठीक है। एक्स क्या है NAV का 1.01 यही है ना, प्लस 1% कॉस्ट पड़ रही है। अगर NAV एक्स है, ठीक है, तो प्लस 1% करोगे तो यानी कि इंटू करोगे 0.01, ठीक है, तो कितना निकल आएगा हमारा 1.01 एक्स कॉस्ट आ रही है। अब टोटल लगाया कितना हमने 20,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले हमें 100, ठीक है। अब परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। तो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया हमने 20,000 डिवाइड बाय 100 किया, तो टोटल जो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो कितने मिल रहे हैं हमें 200 हिसाब से, तो ठीक है। अब उसमें से हम अगर निकालते हैं NAV कितने की पड़ रही है, फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 200 1.01 एक्स, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू क्या है 200, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हमारे परचेज, ठीक है। तो NAV कितने निकल के आ रही है हमारी, इतनी, NAV कितनी निकल के आ रही है, इतनी। यानी देखो सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, इसको ज़्यादा उलझाओ मत, ठीक है। आप सोचिए कि अगर आप सिंपल समझिए कि हमारा पैसा लगा कितना,
20,000। इस 20,000 में हमें यूनिट्स कितने मिल रहे हैं? ठीक है, इस 20,000 में हमें तो यूनिट्स कितने मिल रहे हैं? 100। 20,000 लगाया हमने, ठीक है, तो हमें जो यूनिट्स मिले आप सिंपल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, यूनिट्स कितने मिल गए हमको? 100। तो हमारी अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है एक यूनिट की? 200। 200 रुपये की क्या आई है? पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमें। अब इस 200 रुपये में दो खर्चे हैं हमारे, इसमें एनएवी भी है प्लस इसमें क्या है हमारा? एंट्री लोड भी है। एनएवी भी है और एंट्री लोड भी है। ठीक है, अब हमें जो ये पता है कि यहाँ भी 200 टोटल कॉस्ट आई है। 200 तो क्या है? टोटल कॉस्ट है। अब एनएवी मान लो कितनी है? एक्स है। एनएवी कितनी है? एक्स है, हमें पता नहीं है, पूछा कि एनएवी निकालो। एनएवी अगर एक्स है तो एंट्री लोड कितना है? 1% है। तो एंट्री लोड लगता किसके ऊपर है? एनएवी के ऊपर लगता है। अब एनएवी एक्स है तो एंट्री लोड कितना है? 1% है। एक्स का अगर 1% करोगे, यानी एक्स का 1% करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.01x, ऐसे निकल के आएगा ना। ठीक है, तो 0.01x ये आ गया एंट्री लोड। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितने की पड़ रही थी हमें? 200 रुपये की। तो एनएवी प्लस एंट्री लोड मिला के एक यूनिट कितने का मिल रहा है हमें? 200 रुपये का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है। ठीक है, अब कहते हैं कि देखो, नहीं, हाँ, यूनिट्स कितने मिले हैं? 100 मिले ना, एक रुकना। तो ठीक है, तो हमें कितने का पड़ रहा है ये? 200 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, एक यूनिट। इस यूनिट में एनएवी भी है, इस प्राइस में एनएवी भी प्लस हमारा एंट्री लोड भी डल चुका है। तो अब हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो ये एनएवी एक्स है और एंट्री लोड कितना है? इतना। ये कितना बन जाएगा? 1.01x। ठीक है, इस तरीके से इंटू ये बन गया हमारा इज इक्वल टू 200। एक्स यहाँ पे रह जाएगा, 200 डिवाइड बाई 1.01। ठीक है, 200 डिवाइड बाई 1.01 निकल के आ गया 198.02। ठीक है, ये हमारी आ गई एनएवी। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि हमें पता है कि जो एंट्री लोड होता है वो एनएवी के ऊपर होता है, तो हमारी जो परचेज वैल्यू उसको बढ़ा देता है वो। तो एनएवी अगर एक्स थी, हमें पता नहीं है तो हमने एक्स मान लिया, तो उसके ऊपर 1% क्या है हमारी? ठीक है, एंट्री लोड है, फ्रंट एंड लोड जिसको बोलते हैं। तो एनएवी एक्स है, फ्रंट एंड लोड 0.01%, 1% है, तो 0.01x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इज इक्वल टू पढ़ा कितने, एक यूनिट पढ़ा कितने का? हमें 200 का। उस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी डाला है यहाँ पे। तो कहते हैं कि प्रीतम के पास क्या है? फ्लोरा म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं। ही सोल्ड ऑल द यूनिट्स एट एनएवी ऑफ ₹120 विद एग्जिट लोड ऑफ 1%। उसको मिला कितना है? 52,000। ठीक है, आप सोचिए कि एनएवी कितनी है। अब आप अपना कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनएवी कितनी है? 120, एग्जिट लोड 1%, यानी 120 का जहाँ बेचना था, 1% हमें क्या पड़ेगी? कॉस्ट पड़ेगी। 120 रुपये के पीछे 1% देखोगे तो 1 रुपया 20 पैसे। ठीक है, 120 का अगर आप 1% करते हो तो कितना बन जाता है? 1 रुपया 20 पैसे। 1 रुपया 20 पैसे तो मतलब निकल गया किसमें? एग्जिट लोड में कॉस्ट पड़ेगी। तो नेट कितने का बिका हमारा? 118 रुपये 80 पैसे का। 118 रुपये 80 पैसे का। और बिके कितने में ये? ठीक है, उसको मिले कितने हैं कुल मिला के? ही रिसीव्ड 52,000। ठीक है, उसका मिला कितना है? 52,000 मिला है नेट। ठीक है, काट के नेट मिला कितना है? 52,000। तो कहते हैं कि नंबर यूनिट्स कितने, बताओ कितने हैं? अगर एक नेट इतने का बिका है, एक अगर नेट कितने का बिका है? 118 रुपये 80 पैसे का। कुल मिले कितने हैं? 52,000। तो निकाल लो कैलकुलेशन करके, भाई सिंपल सी। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस बेस्ड होती हैं बेटा, आराम से निकल भी जाते हैं। निकल गए 437.71। ठीक है ना, सिंपल। तो हमें पता है कि एग्जिट लोड से क्या होता है कि हमारी जो सेल प्राइस है उससे कम हो जाता है। 120 का बिका था, उसमें से 1% खर्चा कट गया। 1% खर्चा काट के हमें मिला कितना? 118 रुपये 80 पैसे पर यूनिट। और टोटल कितने मिले? 52,000 रुपीज़, सब खर्चे काट के। तो निकाल लो ना, 52,000 डिवाइड बाई 118 रुपये 80 पैसे, तो टोटल नंबर यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। सिंपल। ठीक है ना, चले बेटा, और रह तो नहीं क्या कोई क्वेश्चन? अब मेरे ख्याल से हो गए। चलो बेटा, तो म्यूचुअल फंड के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप जितने क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हैं उसको आप अगर एक या दो बार अच्छे से रिवाइज कर लो तो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 नंबर तो आपके पक्के हैं यहाँ पे।
5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, 15 का नंबर का होता है कि जहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक 5 मार्क्स का होता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, एक होता है जो हमारा सेकेंडरी मार्केट टाइप है, कॉल ऑप्शन पुट वगैरह, डेरिवेटिव में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक बनता है डेरिवेटिव का हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा हमारा बायबैक का। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि 15 मार्क्स के बनते हैं। एक क्वेश्चन बायबैक से निकल गया, एक म्यूचुअल फंड से निकलना है, एक क्या निकलता है डेरिवेटिव से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से करने हैं। तो ये पार्ट में हमने सारे क्या हैं कि बेटा जो म्यूचुअल फंड के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे एक तरह से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपने लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर को आप, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप 2-3 बार सॉल्व करके देखो। एनएवी निकालने का तो बिल्कुल सिंपल तरीका था, समझ आ गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस कुछ अक्रूड इनकम्स हैं, कैश इक्वलेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं कुछ, माइनस कुछ अक्रूड लायबिलिटीज़ हैं कुछ। ठीक है, कुछ करंट लायबिलिटीज़ वगैरह हैं वो माइनस कर देनी है, डिवाइड बाय करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके निकल आती है क्या बेटा, एनएवी निकल आती है। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा जो ऑफर प्राइस कैसे निकलता है, रिडम्पशन प्राइस है। ठीक है, रिडम्पशन प्राइस में हमने देखा कि इज इक्वल टू एनएवी डिवाइड बाय 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस फ्रंट एंड लोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ फॉर्मूलाज हैं 2-3। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से करने हैं और छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2-3 बार लिख लिख के देखो, सॉल्व कर करके देखो। ठीक है, तो पक्का हो जाएगा आपका, और ये 5 नंबर्स आपके पक्के। ठीक है बेटा, चलिए इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।